दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों आज का जो दिन है वह साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो का है, लेकिन पिछले सप्ताह किसी कारणवश हम लोगों ने साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी थी। इसलिए आज मैं 1 से 14 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल से जाना हुआ है। जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखी है, उनके लिए ये दोहराने का बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को मिस कर दिया है, तो उन्हें भी दिसंबर माह के 1 से लेकर के 14 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं या करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उनको पढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बात और दोस्तों, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम लोग प्रश्नों को बहुत डिटेल से समझते हैं, लेकिन 1 से 14 दिसंबर तक की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, इसमें हम लोग सामान्य तरीके से प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। जहां जितनी ज़रूरत होगी उतनी व्याख्या हम आपको करते जाएँगे, लेकिन डिटेल खबरों को देखने के लिए आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए आज यानी 1 से 14 दिसंबर तक की जो प्रश्नों की श्रृंखला है, उससे शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न को। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वह है हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। आपके समक्ष ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जयसार, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सौरव गांगुली और ऑप्शन डी है कपिल देव। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर देखा हुआ है, उन्हें क्या है कि जैसे ही मैं प्रश्न आपको बताता हूं, वैसे ही आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको 1-2 सेकंड का टाइम देंगे आपके कमेंट करने भर का। इससे क्या होगा, एक तो ये पता चल जाएगा कि कितनी करंट अफेयर्स की चीजें आपकी तैयार हैं और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ सुधार का मौका मिलेगा, और अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप सही दे पाते हैं, तो इससे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोनों तरह से आपका फ़ायदा है, इसलिए जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, जो रेगुलर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, उन्हें प्रश्न को देखते ही तुरंत कमेंट करना चाहिए और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा प्रयास बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना? घबराइए नहीं, गलतियाँ होती हैं तो सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन आप जब कोई काम नहीं करेंगे, मतलब प्रयास ही नहीं करेंगे, तो उसमें सुधार का कोई अवसर नहीं रहेगा। तो सभी लोग कमेंट करते जाएँगे जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? जय शाह को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि इंडियन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया सीएनएन न्यूज़ 18 के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। सीएनएन न्यूज़ न्यूज़ 18 के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और इसके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, वह कई क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे अ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे भारतीयों को यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, ठीक है ना? कहीं भी भारत के सम्मान, स्वाभिमान में बढ़ोतरी किया है, ऐसे लोगों को सीएनएन न्यूज़ 18 के द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? अब यह अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे बिज़नेस के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, जिसने बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है, भारत का नाम रोशन किया है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिसने कमाल किया हो। साथ ही यह आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दिया जाता है। तमाम तरह के इसमें पुरस्कार, मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, साथ ही अ, मान ली पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तमाम क्षेत्रों में इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है सीएनएन न्यूज़ 18 के द्वारा, ठीक है? तो इसे ध्यान रखेंगे। इसी ने जो है जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, और इनको जो यह अवार्ड दिया गया है उसकी कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में, ठीक है? किसमें दिया गया है? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की कैटेगरी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब इन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया? तो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, एक तो ये आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में चेयरमैन हैं, और इनका जो सबसे बड़ा काम था, वह था कि महिला खिलाड़ियों की जो सैलरी थी, महिला खिलाड़ियों की, जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी जो सैलरी थी, वह जो है पुरुषों से कम थी, पुरुष खिलाड़ियों से। तो महिला खिलाड़ियों की जो सैलरी थी, उसको पुरुषों के बराबर कर दिया, ठीक है? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। महिला खिलाड़ियों की सैलरी को पुरुषों के बराबर किया, एक बड़ा काम किया इन्होंने। और दूसरा, इन्होंने डब्ल्यूपीएल
WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की। वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत होने से महिलाओं को एक तो क्रिकेट के क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाने का मौका मिला, उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और ऐसे खिलाड़ी जो मान लीजिए इंटरनेशनल मैचों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें भी अपने अच्छे करियर के लिए एक अवसर है ये WPL, ठीक है? तो इसे ध्यान रखेंगे। तो 2 काम इन्होंने किया, एक तो महिला खिलाड़ियों की सैलरी को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर किया, जितनी सुविधाएँ पुरुष खिलाड़ियों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएँ इन्होंने महिला खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया, सबसे बड़ा परिवर्तन। और दूसरा इन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की, इसीलिए इन्हें CNN न्यूज़ 18 के द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के श्रेणी में, ठीक है? अब देखिए, जो तमाम क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे बिज़नेस के क्षेत्र में जो यह अवार्ड दिया गया है, बिज़नेस के क्षेत्र में जो CNN न्यूज़ 18 के द्वारा अवार्ड दिया गया है, यह दिया गया है बाबा कल्याणी को, ठीक है? बाबा कल्याणी को यह अवार्ड दिया गया है। बाबा कल्याणी कौन है? तो यह है भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। किसके हैं? भारत फोर्ज लिमिटेड के ये चेयरमैन हैं। इन्हें यह अवार्ड बिजनेस के क्षेत्र में दिया गया है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जो इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुरुचि फोगाट को दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है ना? किसको दिया गया है? सुरुचि फोगाट को, ठीक है? इसको मैं सही से लिख देता हूँ, सुरुचि फोगाट को यह अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर का। और सुरुचि फोगाट ने 3 बार ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ठीक है? 3 बार इन्होंने निशानेबाजी प्रतियोगिता में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 बार ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ठीक है? GM लिख देता हूँ गोल्ड मेडल को, तो 3 बार की यह विजेता रही हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से तमाम क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इन्हें दिया गया। किसको दिया गया बताइए? चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर, आप जानते हैं कि जो हरमनप्रीत कौर है वो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्हें यह अवार्ड 2025 महिला वर्ल्ड कप जीतने के उपलक्ष्य में दिया गया है, ठीक है? तो यह भी ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इतना समय इसमें दिया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से जय शाह को सम्मानित किया गया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की जाएगी वह की जाएगी अंडमान निकोबार में, इसे ध्यान रखेंगे। और यह जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान है, यह भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान होगा, पूरी तरह से समर्पित। भारत का पहला समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान होगा। प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान होगा, अनुसंधान संस्थान भारत का पहला पूरी तरह से समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान होगा। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में एक जगह है, उस जगह का नाम है चिड़िया टापू। क्या नाम है? चिड़िया टापू नाम है, और इसी चिड़िया टापू पर इसकी स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान है, इसका काम क्या क्या होगा? प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के संबंध में उपाय सुझाना, उन पे अनुसंधान करना और उनके प्रबंधन को बढ़ावा देने के संबंध में जो अनुसंधान होता है वो सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो भारत का लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है? आपको पता है कि ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार ने चलाया है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है नेपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है श्रीलंका, ठीक है? आपने देखा होगा कि हाल ही में एक तूफान आया था जिसका नाम था दितवाह। दितवाह नाम किसने दिया था? यमन ने दिया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। दितवाह जो तूफान आया था, यह आया था बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना? बंगाल की खाड़ी में यह
तूफान आया था और इस तूफान ने श्रीलंका को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो श्रीलंका की सहायता के लिए भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। इसे ध्यान रखेंगे, हमारा पड़ोसी है तो उसकी जान बचाने के लिए, वैसे पड़ोसी न भी हो तो भारत का काम होता है कि भले ही कोई आदमी कुछ दिन बाद बिरादरी के नाम पे गाली देना शुरू करे, लेकिन भारत मदद जरूर करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार ने चलाया श्रीलंका के सहयोग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दितवाह तूफान कहाँ आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है, यमन ने उसका नाम रखा है, इसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न है 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, आपको बताना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एमी अवार्ड्स 2025 है वह कौन सा अवार्ड्स है, वह है 53वां इंटरनेशनल अवार्ड है। अब देखिए आजकल लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्नों को बनाता है, विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तिथियों से संबंधित और कौन सा क्रम है उसके संबंध में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन बिंदुओं पर फोकस करते हुए चलूंगा और आपको इन पे ध्यान भी रखना चाहिए। तो 53वां एमी अवार्ड्स है 2025 का, इसमें आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन ए है अन्ना मैक्सवेल को, ऑप्शन बी है ओरियोल प्ला को, ऑप्शन सी है रयूइची सकामोटो को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओरियोल प्ला को एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ओरियोल प्ला कहाँ के अभिनेता हैं, तो ये स्पेन के अभिनेता हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। इन्हें किस फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया है, तो इनकी एक वेब सीरीज है, उसका नाम है यो एडिक्टो। ये इनकी वेब सीरीज है जिसके लिए इन्हें 2025 का एमी अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से भी एक एक्टर हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत जो दोसांझ की भी एक फिल्म है जो इसमें गई थी, और उस फिल्म का नाम है अमर सिंह चमकीला। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह चमकीला को इसमें भेजा गया था, एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन यह अवार्ड जीतने में नाकाम रही, तो इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, सब एमी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ओरियोल प्ला को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर अवार्ड कहेंगे तो अन्ना मैक्सवेल को दिया गया है। अन्ना मैक्सवेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अन्ना मैक्सवेल मार्टिन इनका पूरा नाम है, और ये जो है जो अभिनेत्री हैं यह ब्रिटेन की अभिनेत्री हैं। ठीक है, ब्रिटेन की अभिनेत्री हैं, और इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इन्हें अंटिल आई किल यू, अंटिल आई किल यू इनकी एक मूवी है, और उस मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एमी अवार्ड्स 2025 दिया गया है। तो ये दोनों दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछे। ओरियोल प्ला को एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, स्पेन के हैं, और इनकी वेब सीरीज है यो एडिक्टो। ठीक है, ये यो एडिक्टो है, और उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है संविधान दिवस 2025। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को, याद रखिएगा। तो संविधान दिवस 2025 के अवसर पर यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप जानते हैं कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, याद रखिएगा, 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, संविधान दिवस को 26 नवंबर के दिन मनाने की शुरुआत कब से की गई है, 2015 से। और इसी दिन यूनेस्को के मुख्यालय, अब देखिए यहाँ एक चीज आपको मिला कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। और इसी यूनेस्को के मुख्यालय में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। देखिए BR अम्बेडकर की जो एक प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में। कब किया गया है, 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की गई, इसे ध्यान रखिएगा। यूनेस्को में जहां यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में जहां इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसे शांति उद्यान कहते हैं। यूनेस्को में स्थित है शांति उद्यान, उसके यूनेस्को के मुख्यालय में, और वहीं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है। यूनेस्को के महानिदेशक जो वर्तमान में है उनका क्या नाम है, तो देखिए यूनेस्को के महानिदेशक का नाम है ऑन्ड्रे एजोले, ऑन्ड्रे अजोले। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीत लिया है। आपको बताना है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। सुल्तान अजलान शाह का
कप का जो संबंध है वह किससे है, तो यह एक हॉकी टूर्नामेंट है। ध्यान रखेंगे, सुल्तान अजलान शाह कप, इसका संबंध किससे है, हॉकी टूर्नामेंट से है। वन डी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन है। तो देखिए इसका विजेता है बेल्जियम। ध्यान रखेंगे, बेल्जियम जो है इसका विजेता है, और बेल्जियम ने इसका स्वर्ण पदक जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का, ठीक है। अगर बेल्जियम विजेता है तो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है अपना प्यारा देश भारत, उप विजेता है। और उप विजेता को रजत पदक दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेल्जियम ने पहली बार यह पदक जीता है, यानी विजेता पहली बार बेल्जियम ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। देखिए यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि पहली बार किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है, तो वह देश है बेल्जियम। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए विजेता उपविजेता आपने देख लिया, लेकिन कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांस्य पदक किसने जीता है। कांस्य पदक, तो देखिए कांस्य पदक जीता है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन खेलों का जो आयोजन किया जाता है वह कहाँ किया जाता है, तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है वह मलेशिया में किया जाता है, और इस बार भी मलेशिया के इपोह में इसका आयोजन किया गया, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वह कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। अभी तक जो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 1993 से अब तक हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा बार किसने पदक जीता है, या आप कह सकते हैं कि सबसे सफल देश इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौन रहा है, तो अभी तक सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए जो सबसे सफल देश रहा है वह रहा है नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस हॉकी टूर्नामेंट में कुल 10 बार खिताब जीता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर दूसरा सफल देश की बात करेंगे तो दूसरा देश अपना प्यारा भारत है, और भारत ने अभी तक सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट को 5 बार जीता है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो महिला युगल का खिताब है किसने जीता, कौन सा है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 300 सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला युगल का खिताब आपको बताना है किसने जीता। ऑप्शन ए है काहो ओसावा माई तानाबे, ऑप्शन बी है अनसेयांग वांगझी, ऑप्शन सी है त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद, और ऑप्शन डी है मालविका बंसोड़ और आकर्षी कश्यप। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला युगल का खिताब जीता है, ठीक है। यह टूर्नामेंट हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसका जो आयोजन होता है ना, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाता है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन यही होता है, ठीक है। और इस बार भी इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, और कहाँ किया गया लखनऊ में, तो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, यह भी ध्यान रखेंगे, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में, ठीक है ना, इसका आयोजन किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद विजेता रही हैं, इसकी महिला युगल का खिताब इन्होंने जीता है। अगर बात करें कि इसकी उप विजेता कौन है, तो ये काहो ओसावा और माई तानाबे, ये दोनों जो है जापान के खिलाड़ी हैं, और ये दोनों खिलाड़ी जो है इसकी उप विजेता रही हैं महिला युगल की, ठीक है ना, ये उप विजेता रही हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल का खिताब है वह किसने जीता, तो देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीता है जैसन गुनावान ने। किसने जीता है, जैसन गुनावान ने जीता है, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं हांगकांग के खिलाड़ी हैं जैसन गुनावान, ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने लखनऊ में यह खेल संपन्न हुआ है, तो महिला एकल का जो खिताब है वह जीता है हिना अकेची ने। हिना अकेची ने महिला एकल का खिताब जीता है, इसे ध्यान रखेंगे, और ये हैं जापान के खिलाड़ी, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला अगर हम पुरुष युगल की बात करें, तो पुरुष युगल का खिताब कांग खाई जिंग और एरोन ताई ने जीता है, वो मलेशिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आप इतना ही याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है,
एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपको बताना है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक आप अभी तक किस खिलाड़ी ने लगाया है। तो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन ले लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, 2-3 सेकंड आपके पास है। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं और इन्होंने अब तक कुल 53 शतक लगा दिए हैं। ठीक है, 53 शतक इन्होंने अभी तक लगा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, विराट कोहली ने। और सचिन तेंदुलकर ने जो है, इसके पहले सबसे ज्यादा किसका था, सचिन तेंदुलकर का था, जिन्होंने 49 शतक लगाए थे। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी शतकों के मामले में आते हैं, रोहित शर्मा ने 33 शतक लगाए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, विराट कोहली ने वनडे में कुल 53 शतक लगाए हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि तीनों फॉर्मेट में इन्होंने अब तक कुल कितने शतक लगाए हैं, तो देखिए एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाया है। ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा, तीनों फॉर्मेट में इन्होंने शतक बनाया है क्रिकेट के, इस बात को ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन्होंने कितना शतक बनाया है, देखिए वनडे में इन्होंने बनाया है, वनडे में कुल 53 शतक हो गए हैं इनके, इस बात को ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने कितने शतक बनाए हैं, तो टेस्ट में इन्होंने 30 शतक बनाए हैं। और अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो T20 क्रिकेट में इन्होंने 1 शतक बनाया है। अगर इनके टोटल शतकों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 84 शतक, 84 शतक इन्होंने बनाया है, जो सर्वाधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वह विराट कोहली है। अगला देख लेते हैं, आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, मतलब डीजीपी और आईजीपी का जो 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी और आईजीपी का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। ध्यान रखिएगा, यह जो आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ में, यह पहली बार हुआ है। और छत्तीसगढ़ में जो आईआईएम है, वहीं इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक हुआ, तो 28 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 28 से 30 नवंबर 2025 तक। अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन का जो उद्घाटन है, यह उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अगर कोई पूछ ले आपसे कि आखिर इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हाँ, चलते चलते आदमी इसके थीम के बारे में जरूर जानना चाहेगा आपसे, तो इसका थीम था विकसित भारत। ध्यान से देखिएगा, इसका जो थीम था वह क्या था, वह था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। क्या था, विकसित भारत सुरक्षा आयाम। यह डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 का जो रायपुर में आयोजित हुआ, उसकी थीम है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला देख लेते हैं, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर और ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। बताइए कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से यह मनाया जा रहा है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1988 से जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जो थीम थी विश्व एड्स दिवस की, 2025 को जो थीम थी वह क्या थी, तो देखिए 2025 की थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो थीम है वह जरूर पूछी जाती है। तो ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, अगर हिंदी में इसे कहें तो अवरोधों को पार करना। ध्यान से सुनिएगा, अवरोधों को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना। ठीक है, याद रखिएगा, यह थीम थी इस वर्ष की। और देखिए एड्स दिवस को जो मनाने का उद्देश्य, आप जानते हैं कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और जो छूने से तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर
कोई मान लीजिए कि ऐसा इंजेक्शन है जो संक्रमित है, या रक्त है जो संक्रमित है और उसका दूसरे रक्त से संपर्क होने पर, दूसरे व्यक्ति से संपर्क होने पर यह बीमारी बहुत तेजी से फैल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे। देखिए, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। एड्स का जो फुल फॉर्म है वह है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स के लिए जो वायरस उत्तरदायी है उसे एचआईवी कहते हैं। एचआईवी का जो फुल फॉर्म है वह है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा, एड्स और एचआईवी का फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 के बारे में आपको बताना है और बताना है कि किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है नोह लाइलिस, आर्मांड डुप्लेंटिस, ऑप्शन सी है सिडनी मैकलॉघलिन और ऑप्शन डी है सेबेस्टियन सावे। आपको बताना है कि विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्मांड डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, पुरुष खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पोल वाल्ट के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? पोल वाल्ट के। और इन्हें इस बार के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो देखिए, सिडनी मैकलॉघलिन, ठीक है, सिडनी मैकलॉघलिन लेब्रोनो को ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में इन्हें चुना गया है, याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यह जो महिला खिलाड़ी है यह यूएसए की खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखिएगा। और ये 400 मीटर हर्डल्स की धावक हैं। ठीक है, 400 मीटर हर्डल्स की ये खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एथलेटिक्स पुरस्कारों के संबंध में सीधे सीधे महिला और पुरुष एथलेटिक्स जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में प्रश्न बना है कई बार, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी व गहरी अंडर सी सुरंग बन रही है? ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी गहरी अंडर सी सुरंग बन रही है, किस देश में? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है कनाडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, दुनिया की सबसे लंबी व गहरी, ध्यान रखिएगा, अंडर सी सुरंग मतलब समुद्र के अंदर दुनिया की सबसे लंबी व गहरी सुरंग कहाँ बन रही है? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में यह सुरंग बनाई जा रही है और इस सुरंग की जो टोटल लंबाई है वह है 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और ये कितनी गहराई पे इसका निर्माण किया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए आपको। तो 392 मीटर गहराई पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण समुद्र के भीतर किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी और गहरी जो समुद्र के नीचे सुरंग स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रोज फास्ट। उसका नाम याद रखिएगा, रोज फास्ट नामक सुरंग बनाई जा रही है नॉर्वे में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन धन की कमी के कारण इस पे काम रोक दिया गया था। फिर से इस पे 2021 से काम शुरू हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो सुरंग बनाई जा रही है ये 2 शहरों को जोड़ने के लिए है। एक शहर का नाम है स्टेवेंज, एक शहर का नाम है स्टेवेंज शहर, और साथ ही बर्जेन शहर को जोड़ने के लिए ये सुरंग का निर्माण नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि दुनिया की अब तक की सबसे लंबी सुरंग कौन सी थी? तो आपने नाम सुना होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीकान सुरंग थी, वह जापान की थी, ठीक है ना। सीकान सुरंग कहाँ की थी? जापान की थी। इसकी जो टोटल लंबाई थी वह थी 53 किलोमीटर। 53 किलोमीटर इसकी सबसे ज्यादा लंबाई थी, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्वे की जो सुरंग है वह 27 किलोमीटर है, सिकान की जो सुरंग है वो तो 53 किलोमीटर की है, तो फिर नॉर्वे को मैं सबसे लंबा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस 53 किलोमीटर में मात्र 23 किलोमीटर का एरिया ऐसा था जो समुद्र के नीचे था।
ठीक है, 23 किलोमीटर की एरिया क्या थी, यह समुद्र के नीचे थी। जबकि नॉर्वे में जो सुरंग बनाई जा रही है वह 27 किलोमीटर है समुद्र के नीचे। ठीक है, इसीलिए सबसे गहरी और सबसे लंबी जो अंडर सी सुरंग है उसका निर्माण नॉर्वे में हो रहा है, उसका नाम है रोज फास्ट, इसे याद रखेंगे। सिकान रेलवे के बारे में भी जानिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जितनी भी प्राचीन सुरंगें हैं सबसे बड़ी बड़ी, उन सुरंगों का जो निर्माण किया गया था वो तत्कालीन समय में जल को पहुंचाने के लिए किया गया था, जल परिवहन के लिए किया गया। याद रखिएगा जितनी बड़ी सुरंगें हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है, किस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को वर्ष 2026 के लिए स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, आपको बताना है किस देश के वह मुख्य चुनाव आयुक्त है जिन्हें वर्ष 2026 के लिए, यह भी याद रखिएगा, स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। 4 देश है, पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन और चौथा इंडोनेशिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने आंसर बताइए कौन सा देश है। तो देखिए इसका सही आंसर है भारत। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है उनका? नाम है ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार को कहाँ के लिए चुना गया है, तो फिर से प्रश्न पे लौटते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। एक तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्हें चुना गया है कब के लिए, वर्ष 2026 के लिए चुना गया है। कहाँ के लिए, तो स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान IDEA का अध्यक्ष चुना गया है। इस तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि आखिर IDEA का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, तो यह है IDEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस, इसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ज्ञानेश कुमार को। याद रखिएगा यह स्थित कहाँ है, तो अभी हमने आपको बताया यह स्थित है स्वीडन में। और स्वीडन कहाँ स्थित है, स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में यह स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 27-28 फरवरी, ऐसे लिख सकते हैं 27-28 फरवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत जो है इसका संस्थापक देश है, यह भी मजे की बात है। भारत इस संस्था का IDEA का संस्थापक देश है, इसे याद रखिएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। पहली बार भारत को अध्यक्षता मिली है, यह इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2 कारण है, एक तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो अभी विवादों में है, इसलिए भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, पहली बार भारत को IDEA की अध्यक्षता मिली है, इस कारण से भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी नौसेना में शामिल होगी, इस पनडुब्बी का क्या नाम है? देखिए चौथी पनडुब्बी है, तीसरी पनडुब्बी है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, नौसेना में शामिल होगी। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है INS अरिहंत, ऑप्शन बी है INS अरिघाट, ऑप्शन सी है INS अरिदमन और ऑप्शन डी है INS इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी INS अरिदमन। ठीक है, अब अगर आपसे कोई प्रश्न कर ले कि पहली पनडुब्बी और दूसरी पनडुब्बी कौन थी जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली थी और जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो देखिए INS अरिहंत ये पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी थी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और INS अरिघाट ये दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी थी जिसे नौसेना में शामिल किया गया है, और INS अरिहंत अरिदमन अब तीसरी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, हमारा 15वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने देश भर के जो राजभवन है उनका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है लोक भवन, ऑप्शन बी है लोक कल्याण भवन, ऑप्शन सी है समाज कल्याण भवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोक भवन। लोक भवन सही आंसर है। केंद्र सरकार ने देश भर के जो राजभवन है उनका नाम बदल के लोक भवन कर दिया है, और यह कब से प्रभावी हो गया है, तो 1 दिसंबर 2025 से यह प्रभाव में आ गया है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे मोदी सरकार ने राजपथ का जो नाम था उसे पहले ही बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है, कर्तव्य पथ,
और दूसरा है रेस कोर्स रोड का जो नाम था, रेस कोर्स रोड जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाला मार्ग था, उसे क्या कर दिया है इन्होंने, लोक कल्याण मार्ग उसका नाम दे दिया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से राजभवन का जो नाम है उसे बदल के लोक भवन कर दिया गया है। और इसके द्वारा जो है इन नामों को बदलने से यह महसूस होता है कि अब जो है लोकतंत्र है, गणराज्य की व्यवस्था है, कोई राजतंत्र नहीं है, इसलिए इन चीजों को लोगों से जुड़ता हुआ, मिलता जुलता हुआ नाम रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का निर्देश दिया है? ऐसा न करने पर उन्हें 2 अरब रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत चर्चा में है। किस देश ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो प्रोवाइडर हैं उनको बता दिया है कि अगर किसी भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट आपके प्लेटफॉर्म के पकड़ा जाता है तो आपको 2 अरब रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब उस देश का नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ एक कानून बनाया है और उस कानून के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही देखिए, औपचारिकता होती अगर वह केवल ये कह देता कि बच्चे सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बनाएंगे 16 साल के, लेकिन हाँ, चूंकि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, इसलिए उसने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ऊपर भी उन्होंने कह दिया है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे किसी 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट खुला तो आपको 2 अरब रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 अरब रुपए का जुर्माना बहुत बड़ी बात है। अगर 2 अरब रुपए का जुर्माना कोई प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा तो वह क्यों जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट अपने यहाँ खोलेगा? तो पहली चीज हो गई। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया यह कानून 10 दिसंबर को लागू हो गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर से यह कानून प्रभावी हो गया है। और कुल मिला के 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स है, फ्लिप एक्स है, यूट्यूब है और मेटा है, ये सब यानी 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से, और यह 10 दिसंबर से प्रभावी भी हो गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव से मतलब क्या है कि जितना पानी हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा पानी हम बचाते भी हैं, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा पानी हम रिजर्व भी करते हैं। तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसे कैसे पता चला, किसने यह दर्जा दिया इसको? तो एक वाटर इनोवेशन समिट हुई थी, वाटर इनोवेशन समिट, आपको ध्यान होगा मैंने इसके बारे में आपको बताया था। वाटर इनोवेशन समिट 2025 कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो देखिए, इसका जो आयोजन है वह 18 और 19 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, वाटर इनोवेशन समिट 2025 का। और यह जो समिट है इसका 11वां सम्मेलन था ये, ठीक है ना, 11वां सम्मेलन था, इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी, वाटर इनोवेशन समिट की शुरुआत, इसे भी बता देते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2011 में हुई थी, ठीक है, सॉरी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, वाटर, एयर, इन सबसे संबंध में जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें पे आपको पूरा फोकस करना है क्योंकि सरकार ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछती है, ठीक है। तो वाटर इनोवेशन समिट के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। इसी समिट में यह बताया गया कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है, क्योंकि जितना जल यह खर्च करता है उतने जल को यह बचाता भी है। बचाता कैसे है? जैसे वर्षा जल का संचयन करता है ये, ठीक है, वर्षा जल का संचयन करके यह जल को बचाता है, पहला काम। दूसरा काम यह करता है रिसाइकिल करता है जल को और रिसाइकिल के द्वारा इसका प्रयोग करता है, इसे भी इंपॉर्टेंट मानिए। तीसरा है यह अपनी जो खपत है जल की वह उसे कम करता है, ठीक है, खपत कम करके यह इसका बचत जल का जो बचत है वह करता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है भारत का यह, ठीक है, सबसे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है यह, एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, ठीक है। और ये एरिया जो है ना, यहाँ पानी की कमी होती है लेकिन फिर भी इन विधियों का प्रयोग करके वर्षा जल का संचयन, रिसाइकिल और खपत कम करके
इसने जो है इस क्षेत्र में भी बता दिया है कि किस तरह से ग्रीन एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। तो ये सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, ग्रीन एयरपोर्ट का दर्जा भी इसे दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? आपको बताना है कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत जो है वो कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो देखिए, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स यह जो 2025-26 का जारी हुआ है, इसमें दुनिया में डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पे है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डेनमार्क किस स्थान पे है? शीर्ष स्थान पे है। और अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, सेकंड नंबर पे, तो आइसलैंड है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे किस नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे है, इसे भी याद रखिएगा। फिनलैंड को 5वां स्थान दिया गया है। फिनलैंड जो है किसमें है, 5th स्थान पे है। और अगर बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन जो है ये 4थे स्थान पे है। 4थे स्थान पे कौन है? स्वीडन है, 5वें पे फिनलैंड है। ठीक है, पहले स्थान पे डेनमार्क है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आपको बताना है, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, 1-2 सेकंड का समय आपके पास है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देहरादून कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, आप बहुत भली भांति इससे परिचित है। और उत्तराखंड में 28 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन का। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? इसका उद्देश्य, इस जो शिखर सम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक तो सहयोग प्रदान करना, ठीक है, सहयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन एवं प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन परिवर्तन व उसके जो प्रभाव है उसका अध्ययन करना, उस पर चर्चा करना, बातचीत करना, नए रास्ते निकालना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी सम्मेलन में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने 6 वेदर रडार 33 वेधशालाएं, 6 वेदर रडार और 33 वेधशालाएं, साथ ही 142 स्वचालित मौसम स्टेशन, कितने? 142 142 स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। ठीक है, की स्थापना की घोषणा किया। किसने घोषणा किया? तो यह घोषणा किया केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा किया, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है, भारत ने इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए 63,700 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक किस देश को भेजी है? देखिए, किसके लिए? इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए 63,700 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक भारत ने किसे दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और इथोपिया। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान को भेजा है भारत ने 63,700 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? आपको बताना है कि हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, आपको यह बताना है। ऑप्शन है 7, 9, 16 और 18। बताइए सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप जानते हैं कि अभी 4 व 5 दिसंबर 2025 को जो है भारत व रूस के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, और यह 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, इसे ध्यान रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन भारत आए थे। ठीक है, पुतिन जो है इस भारत आए थे, और इस बार जो पुतिन की भारत यात्रा थी वह 10वीं बार भारत आए थे। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, 10वीं बार भारत आए थे। और मैंने आपको बताया कि पहली बार पुतिन जब भारत आए थे, पहली बार, तो वह पहली बार वहां के राष्ट्रपति बने थे, और वर्ष 2000 में वह भारत की यात्रा पर आए थे। और उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है,
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और पहली बार पुतिन राष्ट्रपति बने थे रसिया के। पहली बार वो भारत की यात्रा पर आए थे और इसी सम्मेलन के दौरान, इसी यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वह इसी यात्रा के दौरान शुरू हुई थी और तब से लगातार यह चल रही है। इस बार 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था और इस सम्मेलन की शुरुआत के 25 वर्ष भी हो गए थे। तो फिर से पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पे थे। भारत और रूस के बीच यह जो सम्मेलन हुआ इसमें कुल 18 समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए। इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। रिपोर्ट किसकी है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की है और आपको बताना है किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ऑप्शन ए है 2050, ऑप्शन बी है 2065, ऑप्शन सी है 2075 और ऑप्शन डी है 2080। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2080। 2080 तक जो भारत की जनसंख्या है वह स्थिर हो जाने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कहा गया है कि वर्तमान में जो टीएफआर है, टीएफआर का मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वह है 1.9, जो बहुत कम है और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 2080 तक भारत की जो जनसंख्या है वह स्थिर हो जाएगी। जनसंख्या स्थिर होने से क्या आशा है कि जितने लोगों का जन्म होगा वर्ष में उतने ही लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब जन्म और मृत्यु जो है वह बराबर की स्थिति में हो जाएगा। इसे ही जनसंख्या का स्थिरीकरण कहते हैं और यह रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2080 तक भारत की जो जनसंख्या दर है, भारत की जो जनसंख्या है वह स्थिर हो जाएगी। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो वर्तमान टीएफआर रेट है वह 1.9 है, इसे ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि भारत के किस राज्य का टीएफआर रेट सबसे कम है तो वह है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो टीएफआर रेट है वह 1.3 है, ठीक है ना। 1.3 मतलब एक लगभग जो है हर जो दंपति है उसको केवल एक ही बच्चा एवरेज मान लीजिए, ठीक है। जबकि भारत में टोटल 1 से 2 बच्चे तक एक दंपति को हो सकते हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। टीएफआर रेट से यही मतलब निकलता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह व्हील चेयर पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले दिव्यांग कौन बनेंगे। आपको बताना है कि व्हील चेयर पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले दिव्यांग। ऑप्शन ए है फ्रीडा कोहेलो, ऑप्शन बी है मिशी वेंथस, ऑप्शन सी है सुधा चंद्रन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बताइए व्हील चेयर पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले दिव्यांग कौन बनेंगे। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिसी बेंथस। मिसी बेंथस जो है व्हील चेयर पर यात्रा करने वाली पहली दिव्यांग बनने वाली हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इन्हें जो चुना गया है जिस मिशन के लिए वो ब्लू ओरिजिन का मिशन है। ब्लू ओरिजिन का NS-37 मिशन है, ठीक है। NS-37 मिशन के लिए इन्हें चुना गया है और ये जो है दिसंबर 2025 में न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा सब ऑर्बिटल उड़ान भरने वाले हैं। ध्यान रखेंगे 2018 में एक माउंटेन बाइकिंग दुर्घटना के दौरान ये व्हील चेयर पर आ गई थी और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एरोस्पेस इंजीनियर भी हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब इनकी इस यात्रा के बाद यह जो मिशन है यह अंतरिक्ष यात्रा को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। देखते हैं कि इनकी जो यात्रा है इसके अनुभव क्या निकल के आते हैं। तो पहली व्हील चेयर पर यात्रा करने वाली जो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हैं उनका नाम है मिशी बेंथाउस, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 24वां प्रश्न हमारा है 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाला 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा 6 से 9 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। 11वां संस्करण है इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है पानीपत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचकुला। पंचकुला कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है और इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कृष्ण वेदी ने इसका उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन कब किया गया है तो 6 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वह पहली बार उत्तर भारत में किया जा रहा है, ठीक है। पहली बार उत्तर भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसकी थीम जान लीजिए, क्योंकि थीम प्रश्न पूछा जा सकता है थीम से संबंधित। तो थीम इसकी थी विज्ञान से समृद्धि। क्या थी थीम अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महोत्सव की? तो विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर।
ठीक है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर, यह थी थीम जो 6 से 9 दिसंबर तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न देखते हैं, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपको बताना है कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में चंद्रभागा बीच का नाम आप याद रख लीजिएगा। चंद्रभागा बीच, इसे ब्लू फ्लैग भी दिया गया था। इस पे यहीं पे जो है 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। टाइम अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा, 1 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। याद रखेंगे। आप जानते हैं कि जो उड़ीसा है वहां कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है और जिसे नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है, ब्लैक पगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को। ये रही फैक्ट की बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उसके पहले दोस्तों बताइए आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल न जाइएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, 20वीं यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की मेजबानी कौन करेगा? देखिए किसकी, 20वीं यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, मिस्र। इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, 20वीं यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की जो मेजबानी है वह इस बार भारत को सौंपी गई है। और इसका जो आयोजन होगा, इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन के लिए तिथि निर्धारित है वह है 8 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू होगा और 13 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 8 से 13 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो स्थल है वह लाल किला होगा। इसका स्थल क्या होगा? लाल किला होगा इसका स्थल, इसे ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार, भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, पहली बार इसका आयोजन जो है यहाँ मेजबानी करने का मौका मिला है भारत को, इस बात को ध्यान रखेंगे। 180 प्लस देशों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे, लगभग 800 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का भी वर्तमान में भारत चेयरमैन है। 2025 से लेकर के 2029 तक भारत जो है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भी शामिल है, उसका भी अध्यक्ष है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड। ठीक है, कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन है भारत, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का आप जानते हैं कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की अगर स्थापना के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और अगर कोई पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बेधड़क आप बताइएगा कि इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहां तक चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का जो हमारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, यह जो आज चूंकि 14 तारीख है ना, तो आज तक यहाँ का जो सम्मेलन है यह खत्म हो गया है। और इसी सम्मेलन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत की दीपावली को शामिल किया गया है। इसे भी याद रखिएगा, यह प्रश्न अभी आगे चल के मिलेगा। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी सम्मेलन में लाल किला में जो हुआ 8 से 13 दिसंबर के बीच, इसी में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं आज का जो 27वां प्रश्न है, भारत मलेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ? कौन सा है? हरिमाऊ शक्ति। और इसका 5वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए है कुआलालंपुर, ऑप्शन बी है पेनांग, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान सही है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है, तो यह भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस बार 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। और राजस्थान में एक फील्ड फायरिंग रेंज है जिसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, और यह बीकानेर में स्थित है। यह भी ध्यान रखिएगा, बीकानेर में स्थित है। और 5 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर से, क्योंकि आजकल लोक सेवा आयोग तिथियां पूछता है, तो 5 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 के बीच जो है इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, अभी चालू है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है, हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको यह बताना है कि हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। लगातार नोबेल शांति पुरस्कार मांगते मांगते थक गए डोनाल्ड ट्रंप, अंत में फीफा ने इन पर कृपा किया और फीफा शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। आपके मन में होगा कि फीफा शांति पुरस्कार के बारे में आपने तो कभी सुना नहीं, तो सही बात है, नहीं सुना है। यह फीफा शांति पुरस्कार का पहला संस्करण है, मतलब इसे अभी स्थापित किया गया है और पहले संस्करण का जो पुरस्कार है वह दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप इतने गदगद हुए कि उन्होंने फीफा शांति के इस पुरस्कार को जीवन का सबसे बड़ा सम्मान कह दिया। ठीक है ना, जीवन का सबसे बड़ा सम्मान उन्होंने कहा फीफा शांति पुरस्कार को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष है, फीफा के अध्यक्ष, प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी जल्द ही फीफा विश्व कप शुरू होने वाला है। फीफा विश्व कप की जो होने वाला है वह 2026 में इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली बार इसका जो आयोजन है वह 3 देशों में किया जाएगा, यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में। पहली बार 3 देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इस बार जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उन टीमों की जो टोटल संख्या है वह है 48 टीमें इसमें कुल हिस्सा ले रही हैं। इसे तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रिलोज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ रिलोज समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। भारत ने रसिया के साथ रिलोज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रिलोज समझौते का मतलब क्या है? देखिए, रिलोज का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, तो इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो रिलोज समझौता है कि मान लीजिए कोई देश कहीं युद्ध लड़ रहा है या कहीं से उधर से गुजर रहा है और उसकी मान लीजिए हवाई जहाज का या फाइटर प्लेन का तेल खत्म हो गया है, तो वो कहीं भी उतर के अपना जो है वहां पे तेल भरवा सकता है। कुछ ऐसा समझौता है, रिलोज समझौता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन देशों के साथ यह समझौता होता है उन देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर रसद सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, रिलोज समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है अभी वह रसिया के साथ हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत का इस तरह का जो समझौता है वह अभी तक कितने देशों के साथ है यह भी जानना आपको चाहिए। तो देखिए, भारत का जो समझौता है वह कुल 7 देशों से रिलोज समझौता है। ठीक है ना, तो भारत के सैनिक इन 7 देशों से खाद्य और रसद कुछ भी इमरजेंसी पे ले सकते हैं। तो ये कौन कौन से देश हैं? जैसे यूएसए है, फ्रांस है और यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर इसमें शामिल है। ठीक है, सिंगापुर से भी है। और उसके बाद दक्षिण कोरिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब रूस। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिलोज समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है, हाल ही में गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? किसमें? गोल्फ में आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है रस्मस नीरगार्ड पीटरसन, ऑप्शन बी है जैनिक सिनर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। बताइए, गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? अब देखिए, इसका सही आंसर है रैसमस नीरगार्ड पीटरसन ने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें इसके उपविजेता कौन बने हैं, तो इसके उपविजेता बने हैं कैमरन स्मिथ इसके उपविजेता बने हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 31वां प्रश्न है, द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है कि द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है हारुकी मुराकामी, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी है एडविन फ्रैंक, ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। तो द 11th आवर की जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, द 11th आवर
ए क्वांटिटेट ऑफ स्टोरीज, ठीक है, ए क्वांटिटेट ऑफ स्टोरी ये है। और साथ ही याद रखिएगा कि आप जानते हैं कि जो सलमान रुश्दी है यह बुकर पुरस्कार विजेता है, बुकर पुरस्कार विजेता है, ठीक है ना। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है, आपने नाम सुना होगा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, कई अवार्ड इसको मिल चुके हैं मिडनाइट चिल्ड्रन को, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी पर जो है 2022 में एक स्टेज पर इनके ऊपर हमला भी हुआ था एक कार्यक्रम के दौरान, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है और उसी के अनुभवों पर आधारित इन्होंने लिखा है द 11th आवर पुस्तक, और इसमें मृत्यु, मोह, माया, इससे संबंधित चीजों पर चर्चा की गई है, ठीक है। आते हैं 32वां प्रश्न देखते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, आपको यह बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा था और आपको बताना है कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया। ऑप्शन ए है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया था। एलटी में यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान के 7 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार किया गया है 2025 में, याद रखेंगे। प्रथम स्थान पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसने जो है कुल 42 स्वर्ण जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और 14 रजत पदक जीता है, और इसके साथ साथ 11 कांस्य पदक जीता है। तो 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ पहले स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। टोटल पदकों की संख्या है 67, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 33वां प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष शुरू करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना शुरू करने की घोषणा की है और आपको बताना है किस वर्ष। ऑप्शन ए है 2027, 2029, 2030 और 2028। तो इसका सही आंसर है कि भारत सरकार ने जो अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना शुरू करने की घोषणा की है वह वर्ष 2027 में की है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह जो जनगणना है यह किसके द्वारा की जाती है यह भी आपको जानना जरूरी है। तो यह द्वारा की जाती है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह जनगणना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो आर्थिक जनगणना होने वाली इसका उद्देश्य क्या है। तो पूरे देश के उद्यम संस्थानों की गणना करना, ठीक है, पूरे देश के उद्यम संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों की गणना करना कि कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है। तो उद्यम संस्थानों की गणना करना इसका मुख्य काम है, ठीक है। सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर भी यह तैयार करेगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली आर्थिक गणना कब हुई, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो पहली आर्थिक गणना है यह कब हुई थी। तो यह हुई थी 1977 में भारत में पहली आर्थिक गणना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कोई कि 7वीं जो गणना हुई थी वह कब हुई थी, तो वह 2019 में हुई थी। अब आनी है 8वीं आर्थिक गणना की शुरुआत होगी 2027 में। तथ्य इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने 2026 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपने प्रस्तावित न्यू G20 ढांचे में दक्षिण अफ्रीका को हटाकर किस देश को शामिल किया है। आपको बताना है कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2026 में होने वाला है अमेरिका में, उसमें दक्षिण अफ्रीका की जगह किस देश को शामिल किया गया है और उसे न्यू G20 ढांचे का रूप दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसका देखिए ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, वियतनाम, मलेशिया, हंगरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है पोलैंड। पोलैंड को शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में जब G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें अमेरिका का कहना है कि उसके प्रतिनिधियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का न्योता दिया है, ठीक है ना, मतलब शामिल होने के लिए न्योता नहीं दिया है, तो पूरी तरह से उसका बाइकाट किया है और न्यू G20 ढांचे का निर्माण किया है जिसमें पोलैंड को शामिल किया गया है कि पोलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में सही स्थिति से गुजर रही है, तो इसीलिए उसे वरीयता प्रदान की गई है। अगला देख लेते हैं। आज का 35वां प्रश्न है। भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी 2031, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2047। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए।
तो देखिए इसका सही आंसर है कि भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी रसिया के जब राष्ट्रपति आए थे तो उनसे चर्चा के दौरान ये सब बातें निकल के आई हैं कि भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक करना चाहता है, ठीक है ना। अब लेकिन इसके पहले 2032 में यह एक टारगेट रखा है भारत ने कि 2032 तक भारत का जो टारगेट है वह 22 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा एनर्जी का उत्पादन करना है। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि इस हिसाब से तैयारी की जा रही है, तो वर्तमान में भारत में कुल 24 रिएक्टर चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 24 रिएक्टर वर्तमान में कार्यरत हैं और वर्तमान की जो क्षमता है भारत की वह 8.78 गीगावाट है। मतलब अभी 2025 में हम खड़े हैं, तब भारत की जो क्षमता है वह 8.78 गीगावाट की है परमाणु एनर्जी के क्षेत्र में। लेकिन जो है भारत 2047 तक अगले 20-22 वर्षों में 100 गीगावाट तक पहुंचने का टारगेट लेके चल रहा है। उसका पहला पड़ाव होगा 2032 में, जब 22 गीगावाट का जो टारगेट भारत में रखा है वह जो है वो हासिल करेगा, ठीक है। तो पहली चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केंद्रीय बजट जब 2025-26 आया था तो भारत सरकार ने एक परमाणु ऊर्जा मिशन चलाया था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा मिशन, ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह केंद्रीय बजट, देखिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके तहत अब कोशिश किया जा रहा है कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा है वह उसको बढ़ावा जाए तेजी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2047 में भारत को विकसित भारत भी बनाने का जो लक्ष्य है वह सरकार लेके चल रही है। तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा और भारत में 100 गीगावाट की जो एनर्जी है वह परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होगी, यानी ग्रीन एनर्जी के रूप में उत्पन्न होगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2070 तक भारत सरकार ने एक और टारगेट किया है जो प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट जीरो उत्सर्जन का, ठीक है। नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, कब तक का रखा है, 2070 तक का रखा है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, 36वां प्रश्न है, हाल ही में निर्धारित इजराइल गाजा पट्टी की नई सीमा रेखा का क्या नाम है। अब देखिए इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में वर्तमान में समझौता हो गया है, शांति हो गई है, लेकिन इजराइल जहां तक चढ़ के चला गया था गाजा में, वहां से पीछे नहीं हटना चाह रहा है, तो उसने एक लाइन बनाई है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रीन लाइन, ऑप्शन बी है येलो लाइन, ऑप्शन सी है पिंक लाइन, ऑप्शन डी है रेड लाइन। तो इसका सही आंसर है येलो लाइन, ठीक है। येलो लाइन बनाई गई है, जहां तक इजराइल का कब्जा है वहां से आगे की लाइन को येलो लाइन कहा गया है और कहा गया है कि जो गाजा के लोग हैं इस येलो लाइन के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 37वां प्रश्न है, सैन्य परिवहन विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस के मरम्मत और रखरखाव का काम अब किस देश में होगा। सैन्य परिवहन विमान है जिसका नाम है C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, उसके मरम्मत और रखरखाव का काम कहाँ होगा आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है इजराइल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, ठीक है ना। भारत में जो है सुपर सैन्य परिवहन विमान C-130J सुपर हरकुलिस का मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के साथ इसका समझौता हुआ है, लॉकहीड मार्टिन जो इसको बनाती है, और भारत में बेंगलुरु में इसकी मरम्मत के लिए वो खोला जा रहा है, बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा के पास, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, और उसके पास एक है भट्ट मरन हल्ली, क्या है, भट्ट मरन हल्ली एक जगह का नाम है, और वहीं ये सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है जहां C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग, इसे एमआरओ सेंटर कहते हैं। एमआरओ का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल। 2026 से अंत तक जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी, 2027 में पहला विमान मरम्मत के लिए आ जाएगा, उसकी मरम्मत हो जाएगी। अगला देखते हैं, 38वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंज का कौन सा संस्करण जारी हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है बंगाली, ऑप्शन डी है मराठी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को इस रूप में भी देखिए कि आई लाइक चैलेंज किसकी आत्मकथा है, किसकी जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है, तो वह है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। अब इसका जो संस्करण जारी हुआ है वह गुजराती संस्करण जारी हुआ है। कहाँ इसको जारी किया गया है, तो इसे अहमदाबाद में जारी किया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किसने जारी किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें उनकी जो जीवन यात्रा है, उनके संघर्षों की जो कहानी है आनंदीबेन पटेल जी के, उसके बारे में चर्चा की गई है। और ये आप एक चीज और जानते हैं कि एक साधारण से शिक्षक से उठ के यह न केवल गुजरात की मुख्यमंत्री रही, बल्कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं भी। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, 39वां प्रश्न है, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको बताना है पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है रवीना टंडन, ऑप्शन बी है रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी है ऐश्वर्या राय, ऑप्शन डी है कृति सेनन। तो इसका सही आंसर है पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है वह रवीना टंडन को दिया गया है। जीवों के संरक्षण, जीवों की सुरक्षा करना और उनके प्रति जो है उनके शोषण का विरोध करना, इसीलिए पेटा के द्वारा इसी क्षेत्र में काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया गया है। और पेटा का जो मतलब होता है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, पेटा का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये होता है पेटा का फुल फॉर्म। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी पशु अधिकार संगठन के रूप में, इसकी स्थापना 1980 के आसपास हुई थी, स्थापना 1980 में और अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में, और पशुओं के शोषण का विरोध किया जाता है इसके द्वारा। तो जो लोग इसमें सहयोग करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, रवीना टंडन को इस बार का यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे पेटा की तरफ से भारत से भी कई लोगों को यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। जैसे लेटेस्ट में मैं बता दूं 2023 का यह पुरस्कार दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं उनको दिया गया था, और अगर बात करें 2022 का यह पुरस्कार दिया गया था सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया था। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं 40वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए कई राज्य अभी तक हाँफ रहे हैं, उसमें एक राज्य ऐसा है जिसने मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल कर लिया है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। बताइए सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वह राजस्थान बन गया है, और यहाँ 97% जो है मतदाताओं का नाम डिजिटली अप्रूव्ड कर दिया गया है, और इसमें इतने परसेंट मतदाताओं की मतदाता मैपिंग भी की जा चुकी है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं 41वां प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है अनंत अंबानी, ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी का एक वन्य जीव संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र है जिसका नाम है वन तारा। आपने नाम सुना होगा। वन तारा क्या है कि जहां से भी पशु रेस्क्यू करके लाए जाएंगे वह जो है वनतारा में उनका संरक्षण किया जाएगा, उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा। वनतारा स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का एक जगह है जामनगर, जामनगर गुजरात में वनतारा स्थित है, और यह अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। यहाँ जीवों को सुरक्षित बचा के वहां लाया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ जो है यह जो वनतारा पूरी एरिया है यह 3000 एकड़ में फैली हुई है, और यह जो है यहाँ पे 500 से अधिक पशु डॉक्टर है। 500 से अधिक जो है यहाँ पशु डॉक्टर हैं, दुनिया भर के विश्वविख्यात पशु चिकित्सक यहाँ हैं। अगर किसी भी जानवर को कोई समस्या होती है तो ये उनकी देखभाल करते हैं। ध्यान रखिएगा अनंत अंबानी यह पुरस्कार पाने वाले, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के हैं पहली बार जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, और दूसरी बार पहले एशियाई हैं। ठीक है, जिन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है ना ये जो वन तारा है, यहाँ जो जीवों के संरक्षण की इन सीटू विधि होती है, एक सीटू विधि होती है। ठीक है, इन दोनों विधियों के द्वारा यहाँ जीवों का संरक्षण किया जाता है, चाहे वह इन सीटू हो और चाहे वह जो है एक्स सीटू हो, किसी भी विधि से यहाँ जीवों का संरक्षण किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं 42वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा निवेश यानी 1,58,000 करोड़ करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी टेस्ला और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो किस कंपनी ने अब तक का भारत का सबसे बड़ा जो अपना निवेश है वह करने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है, और उसने कहा है कि 17.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ करेगा भारत में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसकी जो कीमत होती है
8 लाख करोड़ होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है वो भारतीय मूल के ही हैं, उनका नाम है सत्य नडेला, और एआई फर्स्ट को टारगेट करके इन्होंने जो है या निवेश करने का निर्णय लिया है कि भारत को एआई सेक्टर में फर्स्ट नंबर पे लाना है, और इसीलिए यह निवेश किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बन गया है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। रसिया आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश बना है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कब बना है यह 19वां सदस्य देश, तो अभी जब रसिया और भारत की मीटिंग हो रही थी उसी बीच दिसंबर 2025 में यह बना है, ध्यान रखेंगे। आईबीसीए कब स्थापित किया गया था, जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2023 में इसे स्थापित किया गया था, और यह जो है जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ थी, प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में शुरू किया गया था, इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इसका जो 50वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। आईबीसीए में 7 प्रकार की जो बिल्ली प्रजातियां हैं जानवरों की, उन्हें बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। ये 7 प्रकार हैं, एक तो है बाघ, दूसरा है शेर, तीसरा है तेंदुआ, ये 7 बिल्ली प्रजातियों की बात कर रहे हैं। चौथा है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। पांचवा है चीता, पांचवा कौन सा है, चीता है। छठा है जगुआर, जगुआर, और 7वां है प्यूमा। ठीक है, तो इस प्रकार बिल्ली की 7 प्रजातियों की सुरक्षा के लिए आईबीसीए का गठबंधन बनाया गया था, और इसका मुख्यालय, मजे की बात है कि इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, यानी भारत में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 9 अप्रैल 2023 को आईबीसीए को 9 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की गई थी, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं आज का। अब देखिए 19 सदस्य हो गए हैं, 19वां सदस्य आईबीसीए का बना है रसिया। ठीक है, 44वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए। आपको बताना है 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड में शुरू होने हैं, और इसका जो आयोजन है वह 9 दिसंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और थाईलैंड में एक स्टेडियम है जिसे कहते हैं राजमंगला स्टेडियम, राजमंगला स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो 9 दिसंबर से लेकर के इसका जो आयोजन है वह 20 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, 2020 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो है अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 45वां प्रश्न है वह कौन सा है। भारत में निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है भारत में कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। पहली चीज, अगर सीधे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। अब भारत में कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है करगिल, ऑप्शन सी है श्रीनगर, और ऑप्शन डी है गलवान घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलवान घाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। आप जानते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वह 7 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है, इस तथ्य को याद रखिएगा। देखिए इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 14,500 फुट है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और 20 भारतीय सैनिक, आप जानते हैं कि जो गलवान झड़प हुई थी 2020 में, और उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चाइना के साथ यह हुई थी झड़प, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, और वहां जो है इन्हीं के याद में, इन्हीं के सम्मान में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्मारक बनाया गया है, और त्रिशूल व डमरू के रूप में उसे निर्मित किया गया है। ठीक है, त्रिशूल व डमरू के आकार में उसे निर्मित किया गया है, इस तथ्य को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 46वां प्रश्न है, यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित करने वाली संस्था का क्या नाम है। जिसने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया। ऑप्शन ए है आईएमएफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन सी है अंकटार। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, उसका कहना है कि जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उस यूपीआई से बहुत अधिक होता है, और आईएमएफ का कहना है कि प्रत्येक महीने 18 अरब से अधिक रुपया जो है वह भारत के लोगों के द्वारा यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम आईएमएफ ने घोषित किया है। और जहां तक आईएमएफ की बात है तो आप जानते हैं कि जो आईएमएफ की जो स्थापना है वह हुई थी
1944 में, और 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किसका संबंध ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है, तो वह है आईएमएफ का संबंध। 1944 में यह सम्मेलन हुआ था और 27 दिसंबर 1945 से यह संचालित हो गया। देखिए 1944 में इसकी स्थापना की गई और 27 दिसंबर 1945 से जो है यह संचालित हो रहा है आईएमएफ, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो शुरुआत में 27 दिसंबर को 29 सदस्यों ने इसका संविधान था उस पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की संख्या बताएं तो 190 सदस्य हैं वर्तमान में आईएमएफ के। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, इसके मुख्यालय के बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, क्या है? वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का मुख्यालय है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 47वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? आपको बताना है यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। आप ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन बी है दीपावली, ऑप्शन सी है छठ पूजा, ऑप्शन डी है मकर संक्रांति। तो देखिए यूनेस्को ने भारत के दीपावली को हाल ही में विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया भी था कि इस बार जो यूनेस्को की बैठक हुई है वो दिल्ली के लाल किले में हुई है। पहली बार भारत को उसकी मेजबानी भी दी गई थी। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जो बैठक हुई है, तो देखिए पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया, इसकी बैठक हुई और भारत का जो एक पर्व है दीपावली को पहली बार अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा, क्या दीपावली से पहले भारत के किसी अन्य त्योहार को या किसी अन्य सांस्कृतिक धरोहर को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 16 सांस्कृतिक धरोहरें ऐसी हैं जिन्हें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा अब तक दिया जा चुका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं आपसे। जैसे दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 2021 में शामिल किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही कुंभ मेला को कब शामिल किया गया है? तो कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया है 2017 में, ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा भी गया है। साथ ही रामलीला जो बहुत प्रचलित है भारत में और साथ ही इंडोनेशिया में भी यह लगातार कराई जाती है रामलीला, इसे कब शामिल किया गया है? 2008 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। साथ ही गरबा नृत्य का नाम आपने सुना होगा, गुजरात का गरबा को शामिल किया गया है 2023 में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसकी कुछ महत्वपूर्ण धरोहरें हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी गई हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। और लेटेस्ट अभी दीपावली को इसमें शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत गर्व की बात भी है। ठीक है, अब आते हैं 48वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है और यह भारत का पहला कांस्य है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में। ठीक है, पहला कांस्य पदक भारत ने जीता है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में। ध्यान रखेंगे, भारत ने किसको हराया था? अर्जेंटीना को हराया था और अर्जेंटीना को हराकर जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने पहला कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब आपके मन में होगा आखिर विजेता कौन बना जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का? तो विजेता बना जर्मनी और जर्मनी को मिला गोल्ड मेडल और उपविजेता बना स्पेन। जर्मनी ने स्पेन को हराया था तो स्पेन उपविजेता बना। जर्मनी का यह टोटल 8वां किताब है और स्पेन को मिला सिल्वर मेडल क्योंकि वह जर्मनी से हार के दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है ना, अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है वह आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया भारत में और भारत का एक शहर है चेन्नई जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ इसका आयोजन किया गया, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं 49वें प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक काम करने वाले लोगों का देश कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वाधिक काम करने वाले दुनिया में जो लोग हैं वो किस देश के हैं। ऑप्शन ए है सेनेगल, ऑप्शन बी है लेसोथो, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है यूएई। तो इसका सही आंसर है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट पर आधारित है और दुनिया में सर्वाधिक काम करने वाले लोगों का जो देश है वह है यूएई। डी ऑप्शन सही है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएई के लोग सप्ताह में एवरेज 50.8 घंटे काम करते हैं जो दुनिया में सर्वाधिक है। ठीक है, तो पहले स्थान पे यूएई है, सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग यूएई में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पे आता है लेसोथो। लेसोथो के लोग जो है 49.5 घंटे
एक सप्ताह में पर सप्ताह काम करते हैं, ठीक है। तो यह जो है सेकंड नंबर पे है, यूएई फर्स्ट नंबर पे है। जब थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे आएगा सेनेगल। इसके यहाँ के लोग 48.4 घंटे पर सप्ताह काम करते हैं, तो यह भी दुनिया में तीसरे नंबर पे है एवरेज के रूप में, ध्यान रखेंगे सर्वाधिक काम करने वालों में। अब बात करेंगे अपने देश भारत की। भारत में जो है जो लोग हैं वह एवरेज 45.7 घंटे काम करते हैं सप्ताह में, ठीक है, 45.7 घंटे पर सप्ताह काम करते हैं, और इस तरह से दुनिया में इसका 9वां स्थान है, ठीक है। मेहनतकश मजदूरों के आप कह सकते हैं सर्वाधिक काम करने वाले लोगों के मामले में 9वें स्थान पे है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 50वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने जो भारत की ग्रोथ रेट 2025-26 के लिए निर्धारित की है, पहले 6.5 निर्धारित थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर उसने कर दिया है 7.2%, ठीक है। एडीबी ने भारत की जो ग्रोथ दर है उसको 6.5 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, इसे याद रखिएगा। एडीबी का मतलब क्या है, एडीबी का मतलब क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, स्थापना भी याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी भूल जाता है परीक्षा के समय। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मनीला में। और मनीला कहाँ है, मनीला है फिलीपींस में, ठीक है, तो वहीं इसका मुख्यालय है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का जो हमारा 51वां प्रश्न है, 8-9 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो का आयोजन किस शहर में किया गया। 8-9 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड समिट एआई दोहा कतर में हुआ था 9-10 दिसंबर को। इंटरनेशनल एआई समिट 11 दिसंबर को ब्रुसेल्स में हुआ था। और ग्लोबल एआई शो का जो आयोजन है वह अबू धाबी में किया गया है 8-9 दिसंबर को, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले देश के पहले सक्रिय सैन्य अधिकारी कौन है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले देश के पहले सक्रिय सैन्य अधिकारी के बारे में आपको बताना है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश, ठीक है, सी द्वारकेश, ये ऑप्शन सही है। और ये जो है दृष्टिबाधित है और वर्तमान में यह सेवा में भी है, कार्यरत है, ठीक है ना, दृष्टिबाधित हैं। और इन्हें राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, बिग बॉस सीजन 19 के विजेता कौन है। तो देखिए आप जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 19 के जो विजेता हैं उनका नाम है गौरव खन्ना और यह एक टीवी एक्टर है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 54वां प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत किस शहर में की गई। तो अभी हमने आपको बताया है और आप डेली करंट अफेयर्स में जाके इसे बहुत विस्तार से देख सकते हैं कि देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की जो शुरुआत है वह वाराणसी से की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। और 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और वाराणसी में नमो घाट से लेकर के रविदास घाट तक अभी यह शुरू की गई है। कहाँ से, नमो घाट से लेकर के रविदास घाट के बीच जो है इसे सबसे पहली बार चलाया जा रहा है। और सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो वाराणसी से देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है, बस इतना याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 55वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है सुप्रिया साहू। इनके बारे में हमने डिटेल से बताया है, आप 13 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स है उसे देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली जो भारतीय हैं उनका नाम है सुप्रिया साहू, इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 56वां प्रश्न है, किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका यह राज्य है उत्तर प्रदेश। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह है पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाना। और इसकी जो शुरुआत है वह 10 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत की गई है। और सरकार का जो प्रयास है वह यह है कि किसान जो है एक तरफ तो पेड़ पौधे लगा करके जो है कार्बन को संरक्षित करें
और संग्रहित करें, और चाहे मिट्टी में चाहे पर्यावरण में उन्हें संग्रहित करें और उसके द्वारा वह अपनी आमदनी कमाएं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को इसीलिए लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने कार्बन क्रेडिट योजना को लॉन्च किया है किसानों के लिए। ठीक है, 57वां प्रश्न है, सुजलम भारत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति के मंत्रालय के द्वारा सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वह है कि जितनी जल से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए यह ऐप विकसित किया गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे, सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये लॉन्च कब किया गया है? 10 दिसंबर 2025 को। 10 दिसंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 58वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। और इसका जो आयोजन है वह 9 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2026 तक, 9 मार्च से कब तक? 9 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया जाना है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खो खो विश्व कप का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ था? खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप का जो आयोजन है वह जनवरी 2025 में हुआ था, जनवरी 2025 में। और कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, खो खो विश्व कप में भी भारत में हुआ था और पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन भी भारत में किया जाना है मार्च के महीने में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 59 नंबर है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 60वां प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के शीर्ष 1% लोगों की इनकम देश की कुल आबादी की आय का कितना परसेंट है? अब देखिए 13 दिसंबर की करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा की है, विश्व असमानता रिपोर्ट के बारे में। आप वहां से जाके इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए जो विश्व असमानता रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है उसके अनुसार जो भारत के शीर्ष 1% लोग हैं उनकी जो इनकम है वह देश के 22.6% लोगों की कुल आबादी की बराबर है। ठीक है ना, 1% लोग। और अगर यही बात करें कि भारत के जो 10% लोग हैं वह पूरे देश के 57.7% लोगों की इनकम के बराबर कमाते हैं। ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अगर संपत्ति की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो 1% लोगों की जो संपत्ति है वह भारत के जो है 40% लोगों की संपत्ति के बराबर है। ठीक है, कुल आबादी के 40% के बराबर। और अगर 10% लोगों की संपत्ति को ले लिया जाए तो पूरे भारत के 65% लोगों की संपत्ति के बराबर है। इसे ध्यान रखेंगे। इस रिपोर्ट को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारी 13 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 61वां प्रश्न है, यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कितने नए शहरों को शामिल किया गया है? यूनेस्को का जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसमें कुल कितने नए शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 72 नए शहरों को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से जो कुल देशों की संख्या है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले उन देशों की संख्या कुल हो गई है 425 और 425 शहरों की संख्या हो गई है जो 91 देशों से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में 72 नए शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 62वां प्रश्न देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली है ये और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है छोजिन आंगमो। छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। आज का 63वां और आखिरी प्रश्न है ये, 21 माह की उस बच्ची का नाम बताना है जिसने 100 मीटर तैरकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। मात्र 21 माह की वह बच्ची है और इसने 100 मीटर तैरकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उसका नाम है वेदा। वेदा नाम की यह बिटिया है
और यह मात्र 21 माह की है। बेदा परेश सरफरे इसका पूरा नाम है, बेदा परेश सरफरे। और 21 माह की बिटिया 100 मीटर जो है तैरी है, 10 मिनट 8 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर इसने पार किया है। और यह जो है इसका जो नाम है यह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन प्रश्नों की PDF एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। हैव ए गुड डे।